गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं टीम परीक्षा में। मैं कुलदीप सर फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएंगे, जहां पर हम फिर से एक बार देखने वाले हैं विज्ञान के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, जो आपको हमारे भारत की लगभग 10 से भी ज्यादा गवर्नमेंट एग्जामिनेशन को पार करने में मदद करने वाली है। या इस पूरी सीरीज में हम लगभग 10,000 से भी ऊपर के क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो हमारी कक्षा 6वीं से लेकर 10वीं तक जितने भी चैप्टर्स बनते, जितने भी क्वेश्चंस वहां से निकलते, उन सभी क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते जी, नमस्ते। सभी का स्वागत करते हैं और शुरुआत करते हैं हमारी आज की सेशन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए रहा, और ये क्वेश्चन मैं लास्ट टाइम सबको होमवर्क दिया था। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। चलिए सभी लोग इसका आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा, जल्दी से। बहुत बढ़िया जी, सभी लोग सही उत्तर कर रहे हैं। अगर बात की जाए कि हमारे खून को जो लाल रंग प्राप्त होता है वो किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से। किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से। और यही हीमोग्लोबिन क्या केचुओं के अंदर भी होता है? जो केचुए होते हैं क्या इनके अंदर भी होता है? देखते हैं कितना लोग इसका सही उत्तर करते हैं। और उसी तरह से केचो के अंदर आरबीसी होता है कि नहीं होता है, और इसके अंदर होम्योग्लोबिन होता है कि नहीं होता है, सभी लोग आंसर करेंगे। एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि जो केचो होते हैं, जिसे हम अर्थवॉर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अर्थवॉर्म बोलते हैं, तो इन अर्थवॉर्म में आरबीसी नहीं होती है। फिर भी केचुओं का रंग कैसे होता है जी, लाल रंग का होता है, क्योंकि ये लाल रंग किसकी वजह से आता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। और ये केचुओं के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो किसके अंदर होता है, आपके ब्लड प्लाज्मा के अंदर होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है, ये आपको क्लियर हो गया है। उसी तरह से मैं अगर बात करूंगा कि हमारे मानव शरीर के रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है, डब्ल्यूबीसी कितना प्रतिशत होता है, और प्लेटलेट्स और बाकी चीजें कितने प्रतिशत होते हैं, सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। अगर मैं प्लाज्मा की बात करूं तो लगभग 55% प्लाज्मा रहेगा हमारे ब्लड के अंदर। वही अगर डब्ल्यूबीसी की बात करूंगा तो ये लगभग 1% से भी कम रहता है, ये आपको याद रखना है। और इसी प्लाज्मा के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का वहन किया जाता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड का वहन किया जाता है कौन से रूप में, सभी लोग आंसर करेंगे। कौन से रूप में किया जाता है, वो किया जाता है आपके बाइकार्बोनेट के रूप में। कौन से रूप में, बाइकार्बोनेट के रूप में किया जाता है। और उसी के वजह से जो हमारा ब्लड प्लाज्मा होता है उसका पीएच कैसे होता है, वो होता है लगभग 7.5, मान कि ये होता है आपके क्षारीय होता है। बराबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और उसके पहले ये आप सभी को बता दिया कि हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो रेड कलर में प्राप्त होता है। और इसके अंदर रेड कलर किसकी वजह से, हिम के वजह से होता है। और हिम का मतलब क्या होता है, बर्फ नहीं होता है जी। अगर केमिस्ट्री के लैंग्वेज में देखा जाए तो हिम का मतलब होता है लोहा। हिम का मतलब क्या होता है, लोहा, माने कि आयरन। और उसी के वजह से आप हमारा ब्लड कैसे होता है, लाल होता है। कुछ जानवरों का ब्लड ब्लू कलर का होता है, नीले रंग का होता है। उस नीले रंग का वजह क्या है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नीला ब्लड जो होता है वो किसकी वजह से होता है, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आप सभी को पता है उसके बारे में। बराबर है जी। दानिश सर आएंगे मेरे बाद में आने वाले, ठीक है। चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे जो सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। देखते हैं उसका उत्तर कौन करता है। चलिए बताइए, असर्शन और रीजन दिया है। चलिए बताइए, इसी टाइप का क्वेश्चन यूपी टेट में भी पूछा गया है। यूपी टेट में भी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। देखते हैं कौन कौन इसका सही उत्तर करते हैं। बहुत बढ़िया। ब्लड ट्रांसपोर्ट वेस्ट मटेरियल टू द किडनी फॉर एक्सक्रीशन, ये एग्जैक्टली सही रहेगा। रीजन दिया गया है कि किडनी फिल्टर द ब्लड टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट, ये भी सही है, मान के आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। ये हमने पढ़ा है। बराबर है। चलिए एक बात मुझे बताइए, सब लोग बताएंगे मुझे, किडनी है ना, किडनी कितनी होती है, किडनी जी कितनी किडनी होती है, कितनी किडनी होती है, हमारे पास शरीर में 2 किडनियां होती है। और इस किडनी का कार्यात्मक कार्यात्मक और जो संरचनात्मक इकाई होती है, संरचनात्मक रत्नात्मक इकाई होती है, वो कौन होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कौन रहेगी, वो रहेंगे आपके नेफ्रॉन रहेंगे। क्या रहेंगे, नेफ्रॉन रहेंगे। और एक बात मुझे बताएंगे
कि किडनी के अंदर सबसे पहले एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नाम की प्रोसेस होती है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नाम की प्रोसेस होती है। वो फिल्ट्रेशन कहां पर होता है? ये होता है आपके बोमन्स कैप्सूल में। कहां पे होता है? बोमन्स कैप्सूल में होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। बोमन्स कैप्सूल एक प्रकार का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर नेफ्रॉन्स जो है भाई साहब एक दूसरे के अंदर घुस जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये इस तरह का कुछ आपका बोमन्स कैप्सूल रहेगा, इस तरह का, ठीक है, इस तरह का बोमन्स कैप्सूल रहेगा और ये आपका पूरा का पूरा बाकी का नेफ्रॉन रहेगा। और इसके अंदर जो ब्लड कैपिलरीज आती है ऐसे आती है और ऐसे निकल जाती है, पर इसमें बहुत सारे वो डिवाइड हो जाते हैं और इसके अंदर प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसकी वजह से ब्लड के अंदर लगभग जितनी भी इंप्यूरिटीज है वो सभी के सभी नेफ्रॉन्स के अंदर चली जाती है। और इसी को क्या बोला जाता है? यहाँ पर होने वाली जो गतिविधि है उसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोला जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रही हमारी किडनी, ये रही हमारी किडनी। तो इसका सीक्वेंस के बारे में भी पूछा गया है। सीक्वेंस क्या रहेगा? सबसे पहले आपकी किडनी आएगी, दूसरे नंबर पे आपका यूरेटर आएगा, दूसरे नंबर पे आपकी यूरेटर आएगी माने कि ये मूत्र नलिका आएगी। और उसके बाद आएगा आपका एक ऐसी जगह जहां पे जो यूरिन होता है वो स्टोर किया जाता है, उसे बोला जाता है यूरिनरी ब्लैडर। क्या बोला जाता है? यूरिनरी ब्लैडर। और सबसे नीचे जो ओपनिंग से यूरिन बाहर निकाला जाता है उसे बोला जाता है यूरेथ्रा। क्या बोला जाता है? यूरेथ्रा। तो ये सीक्वेंस भी बताना चाहिए। क्लियर हो गया है? माने कि किडनी, यूरेटर, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर और उसके बाद आता है आपका यूरेथ्रा। ये क्लियर है सभी को? इतना समझ में आ गया है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ती है। और उसके पहले कुछ बात मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर मैं बड़े मानव शरीर की बात कर रहा हूं तो हमारे शरीर के अंदर लगभग 1 से लेकर 1.8 लीटर जो यूरिन बनता है लगभग 24 घंटे में। देखिए आंकड़ा, देखिए कितना बड़ा है। 24 घंटे में हमारे किडनी के अंदर लगभग 1 से लेकर 2 लीटर या 1.8 लीटर के आसपास यूरिन बनता है। और उसमें लगभग 95% वाटर होता है, उसमें 2.5% यूरिया होता है और लगभग 2-2.5% जो है अदर प्रोडक्ट होते हैं। ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हो अदर देन बीपीएससी एंड अदर। ठीक है? टीचिंग भर्ती के अलावा अगर कोई आपकी एग्जामिनेशन हो रही तो वहां पे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमारे किडनी में कितना यूरिन बनता है जी एक दिन में? लगभग 2 लीटर के आसपास बनता है। और उसी तरह से सभी लोग मुझे बताएंगे यहाँ पे जो यूरिया सेपरेट किया जा रहा है ब्लड से, ये यूरिया कहां पर बनता है? चलिए सभी लोग आंसर करेंगे कि ये यूरिया कहां पर बनता है। देखते हैं कितना लोग सही उत्तर करते हैं। यूरिया कहां पर बनता है? कहां पर बनता है? चलिए इसका आंसर करेंगे सभी लोग। ऑप्शन देता हूं आपको। पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन सही ऑप्शन किडनी, है ना। दूसरा ऑप्शन लीवर, तीसरा ऑप्शन अग्नाशय, अग्नाशय जिसे हम पैंक्रियाज बोलेंगे। चौथा ऑप्शन पेट में बनता है, आपके स्टमक में बनता है। और पांचवा ऑप्शन मोर देन वन ऑफ अबव, मोर देन वन ऑफ अबव। देखते हैं कौन इसका सही उत्तर करता है। चलिए बहुत बढ़िया। और यहां पर जैसे कि मैं देख रहा हूं सभी लोग आंसर कर रहे हैं, है ना, सभी लोग आंसर कर रहे हैं, पर रियल में आंसर क्या रहेगा? जी बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर आपका लीवर रहेगा। क्या रहेगा? लीवर रहेगा। जैसे कि आप सभी को पता है हमारे शरीर में प्रोटीन किससे बना होता है? प्रोटीन बना होता है अमीनो एसिड से। किससे बना होता है? अमीनो एसिड से बना होता है। और इस अमीनो एसिड को जब प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ा जाता है तो उसके दौरान क्या निकलता है? अमोनिया बाहर निकलता है। क्या निकलता है? अमोनिया बाहर निकलता है। ये अमोनिया हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा घातक होता है और इसीलिए अमोनिया लीवर के पास भेजा जाता है। और लीवर क्या करता है? उस अमोनिया को कन्वर्ट करता है आपके यूरिया में, जिसके अंदर एक साइकिल मौजूद होती है जिसे हम यूरिया साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरिया चक्र के हिसाब से लीवर में यूरिया बनाया जाता है। फिर ये यूरिया जो है, यूरिया रक्त के माध्यम से भेजा जाता है। किसके पास? किडनी के पास भेजा जाता है। और किडनी
क्या करती है जी, उस यूरिया को अलग करती है हमारे ब्लड से और यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल देती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमारे एनसीईआरटी में दी है। सभी लोग अच्छे से दिमाग से जो है इसके ऊपर ध्यान देंगे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला, सभी लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। यहाँ पे क्या लिखा गया मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, देखिए क्या लिखा गया है। हाँ, थोड़ा जूम करता हूं, सभी लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक है, क्या लिखा गया है हमारे एनसीईआरटी में बता रहा हूं। देखिए ये जो वेस्ट होता है ना हमारे शरीर में बन रहा है, वो अलग अलग पदार्थ या अलग अलग रूप में जो शरीर के बाहर निकला जाता है। मैं अगर मानव शरीर की बात कर रहा हूं तो हमारे मानव शरीर में ये यूरिया के फॉर्म में बाहर निकाला जाता है। कौन से रूप में? यूरिया के रूप में बाहर निकाला जाता है। इसीलिए हम लोगों को यूरियोटेलिक एनिमल बोला जाता है। और उसी तरह से मैं अगर बात करता हूं कि ये जो वेस्ट बाहर निकल रहा है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? पानी की ऊपर। सभी लोग आंसर करेंगे। किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये पानी की जो अवेलेबिलिटी है उसके ऊपर निर्भर करेगा। माने कि जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं, माने कि पानी में रहने वाले जानवर जो है, जैसे कि फिशेस हो गई, फिश हो गई, और उनके अंदर जो है वो अमोनिया के रूप में बाहर निकला जाता है। सभी लोग यहाँ पे एक बात ध्यान में रखेंगे कि फिश में माने कि मछलियों में जो एक्सेटरी प्रोडक्ट होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो कौन सा होता है जी? वो होता है आपका अमोनिया। कौन सा होता है? अमोनिया। कमेंट बॉक्स में सभी लोग लिखेंगे क्या होता है? अमोनिया। ठीक है, उसके बाद सम ऑफ द लैंड एनिमल लाइक द बर्ड्स, लिजार्ड एंड स्नेक, माने कि पक्षी है ना, पक्षी माने कि पंछी आ गए यहाँ पे उड़ने वाले, लिजार्ड और स्नेक माने कि ये आ गए रेप्टाइल्स, माने कि बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स के अंदर ये जो पदार्थ होते हैं वो कौन से होते हैं? सेमी सॉलिड रूप में होते हैं, और उनको क्या बोला जाता है? यूरिक एसिड के रूप में बाहर निकलता है। कौन से रूप में? यूरिक एसिड के रूप में बाहर निकलता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात रहेगी, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है। माने कि फिश के अंदर जो अमोनिया के रूप में बाहर निकला जाता है, तो इसीलिए उसको अमोनियोटेलिक एनिमल बोला जाता है। जो बर्ड्स और रेप्टाइल्स होते हैं, माने कि जो पंछी और जो सरीसृप होते हैं, उनके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट निकला जाता है यूरिक एसिड के रूप में, उनको बोला जाता है क्या? यूरिकोटेलिज्म एनिमल बोला जाता है। और हम मानव को बोला जाता है यूरियाटेलिज्म। ठीक है, ये याद रहेगा, ये याद रहेगा। इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल लेता हूं, उससे आपको आंसर करना है। क्लियर है? चलिए देखते हैं इसका उत्तर कौन कौन करता है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। बोला गया है यूरिया मुख्य नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जन उत्पाद किसमें पाया जाता है? नाइट्रोजन युक्त उत्पाद। चलिए बताइए इसका आंसर करेंगे सभी लोग। लाइक शेयर करते रहेंगे जी। बिल्कुल, यूरिकोटेलिज्म बोला जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी लोग आंसर करेंगे। उनको क्या बोला जाएगा? अमोनिया के रूप में जो बाहर निकलते हैं। चलिए बताइए, अमोनियोटेलिक एनिमल बोला जाएगा, यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक या एक्वेटिक? चलिए बताइए, अमोनियोटेलिक एनिमल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट इन द यूरिया के रूप में निकल रहा है। किसके रूप में निकल रहा है? यूरिया। तो यूरिया कहां पे दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, यूरियोटेलिक एनिमल, यूरियोटेलिक एनिमल। और उसका एक उदाहरण हमने अभी अभी देखा, मानव जो है उसका सही उदाहरण रहेगा। क्या रहेगा? मानव जो है उसका सही उदाहरण रहेगा। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है? और अमीनोटेलिक की अगर बात करूंगा तो इसमें कौन कौन आया था? इसमें कौन आया था? फिश आए थे, माने कि मछली, है ना, मछली को हमने देखा था। वही यूरिकोटेलिक की बात करूंगा तो यूरिकोटेलिक में कौन कौन आया था? बर्ड्स आए थे, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, है ना, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। ठीक है, ये रहे थे। क्लियर है? क्लियर है? और इसकी अगर मैं बात करूंगा तो जो अम्यूनोटेलिक एनिमल्स है वो कहां पर रहते हैं जी? वो रहते हैं पानी में। कहां पे रहते हैं? पानी में। तो इनके अंदर, शरीर के अंदर जो अमोनिया बन रहा है, क्या बन रहा है? अमोनिया बन रहा है। उसको बाहर निकलने के लिए पानी की मात्रा बहुत ज्यादा लगती है, बहुत ज्यादा लगती है। ये आपको याद रखना है। सेकंड नंबर पे आते हैं हमारे यूरियोकोटेलिक एनिमल, माने कि इनके अंदर पानी की मात्रा थोड़ी कम लगती है, मात्रा थोड़ी कम लगती है। और अगर यूरिकोटेलिक एनिमल की बात करूंगा तो इनके अंदर मात्रा बहुत कम लगती है पानी की, बहुत कम लगती है। माने कि क्या हो रहा है? जो पानी में रह रहे हैं उनको पानी की मात्रा ज्यादा लग रही है,
जो जमीन पे रह रहे भाई साहब उनको पानी की मात्रा थोड़ी कम लग रही है, और जो हवा में रह रहे बर्ड्स हो गए उनके भाई साहब इसमें पानी की मात्रा बहुत कम होती है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर हो यहाँ पे? चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रहा एक चार्ट जिसके ऊपर लिखा गया है कि जितने भी एक्वेटिक एनिमल है मोस्ट ऑफ द वो कैसे रह गया आपके अमोनिया के रूप में जो है अपना वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं। उसके बाद जो अगर यूरिया के रूप में देखोगे जितने भी एमल्स होते हैं, मैमल्स होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं माने कि उभयचर हो गए, स्नेक हो गए, ये सभी के सभी जो है मैक्सिमम यूरिया के फॉर्म में निकलते हैं। और जो बर्ड्स होते हैं, इंसेक्ट और रेप्टाइल्स हो गए, ये आपके यूरिकोटेलिक एनिमल होते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया यहाँ पे? चलिए जी, बिल्कुल आएगा जी, टीजीटी में भी पूछा जाता है। ये एक्चुअली ये क्वेश्चन जो ले रहा हूं ना, भारत में जितने भी एग्जामिनेशन हो रहे उनके दृष्टिकोण से ये पूरी की पूरी सीरीज बनाई गई है ना। ये क्वेश्चन आपको बीपीएससी में भी काम आने वाले हैं, बीपीएससी की टीआरई में काम आएंगे, टीजीटी में काम आएंगे, पीजीटी में काम आएंगे, 6 to 8 की तैयारी करो उसमें काम आएंगे, यूपीटेट में काम आएंगे, सुपरटेट में काम आएंगे, रेट में काम आएंगे, एमपीटेट में काम आएंगे, डी में काम है, बीएसएट में काम है। मैं बोल रहा हूं ना, भारत के जितने भी, चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो उसमें भी काम आएंगे, एसएससी में भी काम आएंगे, सभी जगह पे काम आने वाले। क्लियर है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? बर्ड्स एक्सेट नाइट्रोजनस वेस्ट प्राइमरी इन द फॉर्म ऑफ विच ऑफ द कंपाउंड। बर्ड्स की बात हो रही है, तो बर्ड्स कौन से रूप में फॉर्म निकलते हैं जी? वो निकलते हैं आपके यूरिक एसिड के रूप में। कौन से रूप में निकलते हैं? यूरिक एसिड के रूप में। सभी लोग मुझे बताएंगे क्या यूरिक एसिड को निकालने को वाटर का कंटेंट, वाटर पानी की ज्यादा जरूरत होती है क्या? ज्यादा जरूरत होती है क्या? जरूरत होती है क्या जी? नहीं, इसकी लगभग ना के बराबर जरूरत होती है, लगभग ना के बराबर जरूरत होती है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए बताएंगे इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे बोला गया है कि कौन सा एक अमोनोटेलिक जीव है, माने कि अमोनिया के रूप में जो है वो अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकलता है। चलिए जी, सभी लोग आंसर करेंगे फास्ट, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? अभी बताया मैंने, अमोनोटेलिक का मतलब क्या है? जो जनरली पानी में रहते हैं। और पानी में रहने वाला कौन दिखाई दे रहा है आपको? ये देखो, फिश नजर आई क्या? तो आपका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी रहेगा। देखिए, फ्रॉग जो होता है वो यूरिया के रूप में बाहर निकलता है। लिजार्ड जो होता है, लिजार्ड जो होता है वो यूरिक एसिड के रूप में बाहर निकलता है। और ह्यूमन भी आपका यूरिया के रूप में जो है वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है। और बोनी फिश जो है वो अमोनिया के रूप में बाहर निकलता है। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए इसका भी आंसर कर देंगे सभी लोग। क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर करते रहेंगे। पूछा गया है कि सरीसृप मुख्य रूप से कौन सा नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जन उत्पाद जो है वो उत्सर्जित करता है? सरीसृपों की बात हो रही है। चलिए, अभी बताया मैंने, है ना, बर्ड्स और सरीसृप कहां पे गिने जाते हैं? बर्ड्स और सरीसृप किसमें गिने जाएंगे जी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वो गिने जाएंगे यूरिक एसिड के रूप में। कौन से रूप में? यूरिक एसिड के रूप में अपना वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कौन सा नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जन उत्पाद सबसे कम विषैला होता है? सबसे कम विषैला कौन सा रहेगा? चलिए बताइए जी, इसका आंसर क्या रहेगा? फास्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इसका भी आंसर आपका यूरिक एसिड ही रहेगा। क्या रहेगा? यूरिक एसिड रहेगा। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, जिस पदार्थ को जिस पदार्थ को विषैले पदार्थ को, हाँ, विषैले पदार्थ को शरीर के बाहर निकालने के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, वो कम विषैले होते हैं। वो कैसे होते हैं? कम विषैले होते हैं। इसका मतलब क्या है? सभी लोग मुझे ये आंसर करेंगे कि कोई भी, अगर मैं विषैला पदार्थों की बात कर रहा हूं, तो सबसे ज्यादा विषैला पदार्थ आपको इन चारों में से कौन सा लग रहा है? कौन से एनिमल में जिनको बाहर निकालने के लिए ज्यादा पानी की मात्रा आवश्यक होती है?
बराबर है, वो ज्यादा विषैले रहेंगे। इसका मतलब अगर मैं चारों ऑप्शन को अगर मैं चेक करूं तो सबसे ज्यादा घातक आपका कौन रहेगा? अमोनिया रहेगा। सबसे ज्यादा घातक, सबसे ज्यादा घातक कौन रहेगा? आपका अमोनिया रहेगा। पहले नंबर पर आपका अमोनिया रहेगा, दूसरे नंबर पर आपका यूरिया रहेगा, और तीसरे नंबर पे आपका यूरिक एसिड रहेगा। क्या रहेगा? यूरिक एसिड रहेगा। तो ये भी सीक्वेंस आपको याद रखना है अच्छे से। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। चलिए ब्लड के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ब्लड के बारे में बताएंगे सभी लोग, इसका आंसर क्या रहेगा। पूछा गया है कि कौन सा कंपोनेंट होता है हमारे ब्लड के अंदर जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। चलिए बताइए फास्ट। बहुत बढ़िया। मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी ही क्यों आ रहा है ना? प्लेटलेट्स रहते हैं। क्या रहते हैं? प्लेटलेट्स रहते हैं। और उसी तरह से कौन सा विटामिन जो होता है, कौन सा विटामिन होता है जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है? रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है, उस विटामिन का नाम लिख देंगे, साथ में इसका केमिकल नेम भी लिख देंगे। केमिकल नेम मान की रासायनिक नाम क्या रहेगा, ये भी सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। तो इसका विटामिन का आंसर क्या रहेगा? विटामिन के। क्या रहेगा? विटामिन के। और उसका केमिकल नेम माने कि रासायनिक नेम नाम क्या रहेगा? उसका रहेगा फाइलोक्यूनिन। क्या रहेगा? फाइलोक्यूनिन जो है उसका सही उत्तर रहेगा फाइलोक्यूनिन। बराबर है, ये हो गया। और उसी तरह से मैं अगर आपको बात बोलूं, ऐसा कौन सा मिनरल होता है, ऐसा कौन सा मिनरल होता है जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है? इसका उत्तर जो देगा ना भाई साहब, उसको मान लूंगा। यहाँ पे मिनरल की बात कर रहा हूं, माने कि समझ में आ गया ना मैं कौन से मिनरल की बात कर रहा हूं? आयरन, कैल्शियम, है ना, फॉस्फोरस, ऐसे आयरन, इस तरह से की बात कर रहा हूं, मिनरल्स की बात कर रहा हूं। देखते कौन इसका सही उत्तर करता है। देखिए हिपेरिन जो होता है ना, वो एंटी ब्लड कोएगुलेंट होता है, जो शरीर के अंदर जो है रक्त का थक्का नहीं बनने देता है। और यहाँ पे कुछ लोगों ने सही उत्तर दिया है, इसका उत्तर जो रहेगा वो रहेगा कैल्शियम। क्या रहेगा? कैल्शियम के आयन जो होते हैं वो रक्त का थक्का बनाने में मदद करते हैं। कैल्शियम होता है। क्या होता है? कैल्शियम होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रहे आपके ब्लड प्लेटलेट्स। अगर आपको आज अच्छे से देख पा रहे हो यहाँ पे, तो क्या होता है जब 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 कभी भी आपको ऐसे कट लग जाए, है ना, अभी अभी आपने देखा होगा कि 17 बीपीएससी में कुछ बच्चों ने जो है बहुत गलत हरकतें की है ना, आत्महत्या कर दी भाई साहब, है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत गलत बात है। जी नहीं, जिंदगी से हार कर कुछ हासिल नहीं होता है। जिंदगी में सफलता तभी होती है जब जिंदगी में कुछ संघर्ष रहे, है ना। जो संघर्ष से नहीं जूझेगा, इसका मतलब सफलता तो मिलने वाली नहीं है ना। सुसाइड कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत गलत बात है। ठीक है, बहुत, क्योंकि आपसे जुड़ा हुआ सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं होती, आपसे जुड़ा हुआ हर वो इंसान होता है जो आपसे प्यार करता है। बराबर है? तो जब कभी भी ऐसी हरकत करो तो अपने बारे में नहीं सोचना है, उनके बारे में सोचना है जो आपसे जुड़ा हुआ इंसान है। बराबर है? तो ये कभी नहीं करना, भगवान के लिए कभी नहीं करना, कभी सोचना भी नहीं कि ऐसा कुछ करना है। ठीक है, बता रहा हो। और हाँ हाँ, मान लेते कि कुछ दुर्घटना हो गई और उस टाइम पे जो है आपको कुछ ऐसा कट लग गया, तो वहां से खून बाहर निकलता, उस टाइम में क्या होता है कि हमारा शरीर का खून जब बाहर निकल रहा होता है, तो उस टाइम पे एक केमिकल रिलीज होता है, और उसके वजह से ये प्लेटलेट जो होते हैं भाई साहब वहां पे आगे जमा हो जाएंगे। जैसे ही जमा हो जाएंगे, वैसे ही वो खून को रोक देंगे, अंदर के अंदर ही, वो बाहर नहीं जाने देते हैं। और उसमें मदद करता है आपको विटामिन के। इसमें और मदद कौन करेगा? आपका विटामिन के करेगा, उनको जोड़ने में मदद करता है, रक्त का जो बाहर जाने वाला जो थक्का होता है उसे रोक देता है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये हमने देख लिया, चलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? चलिए बताइए। विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन? बहुत बढ़िया। मैक्सिमम लोग, सभी लोग जो इसका सही उत्तर कर रहे हैं, इसका आंसर क्या रहेगा? आपका विटामिन के रहेगा। क्या रहेगा? विटामिन के। अभी अभी हमने देखा है, बराबर है। और विटामिन 12, B12 किसके लिए मदद करता है? तो याद रखिएगा, ये आरबीसी बनाने में मदद करता है आपका विटामिन B12। विटामिन डी जो होता है वो कैल्शियम, कैल्शियम के अवशोषण या उसका शोषण करने में मदद करता है, इसका एब्जॉर्प्शन करने में मदद करता है।
एब्जॉर्प्शन करने में मदद करता है। और विटामिन सी की अगर मैं बात करूंगा तो विटामिन सी जो होता है आपके आयरन के अवशोषण में मदद करता है। किसके? आयरन माने कि लोहे के धातु जो होता है भाई साहब उसे एब्जॉर्प्शन करने में मदद करता है आपका विटामिन सी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। जस्ट अभी अभी इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। चलिए बताइए। चलिए इसका भी आंसर कर देंगे सभी लोग। सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? बहुत बढ़िया। और जिन किसी को पढ़ाई में तकलीफ हो रही है और सच में लग रहा है कि कहीं पे दिक्कत हो रही है या कुछ हो रही है, तो हमेशा ध्यान में रखेगा टीचिंग परीक्षा आपके सामने हमेशा साथ में रहेगा। और आप सभी को बता दूं कि टीचिंग परीक्षा के सभी कोर्सेज के ऊपर जो है अभी 50% का ऑफर चल रहा है। ठीक है? अभी कभी कभी क्या होता है ना कि सेल्फ स्टडी नहीं हो पाती है। देखिए सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। मैं अभी भी बोल रहा हूं, अगर आप खुद होके पढ़ना चाहते हो तो ये सबसे बढ़िया है। पर अगर कहीं पे दिक्कत आ रही है और आपको लग रहा है कि कम से कम समय में हमें जल्दी से जल्दी जॉब हासिल करनी है, तो आपको किसी ना किसी एक गाइडेंस की जरूरत रहेगी। और वो गाइडेंस हम आपको बहुत अच्छे से देंगे अगर आप बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहे हो तो। सभी कोर्सेज के ऊपर 50% का ऑफर चल रहा है। आप जरूर परचेस करिएगा और एक बार जरूर ट्राई करिएगा, क्योंकि बीपीएससी में सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाला एक लौता भारत का कोई चैनल होगा तो वो एक ही है, वो है आपका और मेरा प्यारा टीचिंग परीक्षा। ठीक है? ये आपको याद रखना है। उसी तरह से इस क्वेश्चन का भी आंसर सभी लोग कर देंगे जो 2020 के नीट की एग्जामिनेशन में पूछा गया है। इसका आंसर क्या रहेगा? ये बिल्कुल पास होना है, मतलब पास ही होना है, जॉब हासिल करके ही रहना है इस बार। ठीक है? तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? क्या देखे थे हमने जी? हमने क्या आंसर देखे थे? कैल्शियम। क्या देखे थे? कैल्शियम। बराबर है? याद रहेगा? बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका भी आंसर कर देंगे सब लोग। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? असर्शन और रीजन दिया है। चलिए क्वेश्चन सभी लोग पढ़ेंगे अच्छे से। हाँ, जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर इन प्लांट्स। जाइलम जो है वो पानी को ट्रांसपोर्ट करता है। क्या यह सही बात है जी? ये बिल्कुल सही बात है। जाइलम वेसल्स आर डेड वेसल दैट फॉर्म द कंटिन्यूअस ट्यूब। जी बिल्कुल ये भी सही रहेगा। मान के आंसर क्या है जी? आंसर क्या है? इसका आंसर ए ही रहेगा। आंसर क्या रहेगा इसका? ए रहेगा। जाइलम आर द डेड सेल्स। जाइलम आर द डेड सेल्स। याद रखेगा। ठीक है? और वो खुद में से पानी को बहा कर लेके जाता है। सिर्फ पानी को लेके जाता है क्या? नहीं, ये मिनरल्स को भी लेके जाता है। किसको लेके जाता है? जो मिनरल्स होते हैं उनको भी लेके जाता है। देखो थोड़ा सा देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में क्या लिखा गया है। आप सभी को देख रहे हैं कि जो ये रूट होता है ना उसके अंदर रूट प्रेशर थ्योरी अप्लाई होती है। रूट प्रेशर थ्योरी। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल सबसे ज्यादा फैक्टर कोई होगा तो वो होता है आपका ट्रांसपीरेशन। क्या होता है? ट्रांसपीरेशन, जिसे हम बाष्पीकरण बोलते हैं। बराबर है? और उसके वजह से रूट प्रेशर बनता है और उसी की वजह से पानी जो होता है वो एक एक सेल से होते होते कहां पर बनता है? ये पहुंचता है आपके जाइलम के पास पहुंचता है। ठीक है? और ये अंदर की जो आपकी वेसल्स नजर आ रही है, जो सेल्स नजर आ रही है, जाइलम होती है। और यहां पर पहुंचने के बाद जो है वो हाइड्रोलिक प्रेशर के कारण जो है ऊपर ऊपर चढ़ते जाता है। और इसी तरह से वो जो जाइलम होती है वो पानी को सबसे आखिरी नोक तक पहुंचाकर ही दम लेती है। ये आपको याद रखना है। ये बहुत ही जबरदस्त एक थ्योरी है। इसको अगर पढ़ने गए तो पूरा लगभग 2 घंटे चले जाएंगे। और पेड क्लास में मैंने बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाया है। अगर आप पेड क्लास, जो कोई बच्चा होगा यहाँ पे जो ओल्ड बैच से बिलोंग करता होगा उनको पूछिएगा कि प्लांट फिजियोलॉजी हमने पढ़ा है। प्लांट फिजियोलॉजी ये चैप्टर जो है हमने पढ़ा है हमारे प्लांट्स के अंदर, जहां पर मैंने पढ़ा है कि रूट प्रेशर थ्योरी एक्चुअल में काम कैसे करती है। बराबर है जी? बिल्कुल ट्रांसपिरेशन। ठीक है? तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे लिखा भी गया है कि जाइलम जो होती है हमारा प्लांट वाटर माने कि पानी और न्यूट्रिएंट जो है उसे ले जाने का काम करते हैं। क्या करती है जी? संवहन करती है जल और पोषण का। एक बात पूछता हूं सभी को, देखते कितना लोग सही उत्तर दे पाते हैं। मैं अगर आपको पूछूं कि पादप वर्ग में, है ना, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, एनिमल प्लांट किंगडम से पूछा गया है। अगर मैं पादप वर्गों की बात करूंगा तो पादप में सबसे पहले पादप कौन थे जिनके अंदर वैस्कुलर टिश्यू आए थे? वैस्कुलर टिश्यू, इसे हम क्या बोलते हैं जी? उसे बोलते हैं हम संवहनी ऊतक बोलते हैं। संवहनी ऊतक बोलते हैं। संवहनी ऊतक
रहने वाले सबसे पहले पादप कौन थे? उसकी थोड़ी सी हिंट मैं आपको देता हूं। उनको जो है बोटेनिकल स्नेक बोला जाता है। बोटेनिकल स्नेक ऑफ द प्लांट किंगडम बोला जाता है, माने कि वनस्पति जगत के सांप बोला जाता है। वनस्पति जगत के सांप बोला जाता है उनको। उनका नाम क्या है? देखते हैं कौन कौन इसका सही उत्तर देता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिन जिन लोगों ने ये उत्तर दिया है ना भाई साहब, बहुत जबरदस्त। टेरिडोफाइटा, उसका आंसर कौन सा होता है? टेरिडोफाइटा। ये पहले पादप वर्ग है, ये पहले पादप है धरती पर आने वाले जिनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू माने कि जाइलम और फ्लोएम दोनों भी थे। कौन थे? जाइलम और फ्लोएम दोनों भी थे। ये आपको याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए। ये आने वाले समय में कोई ना कोई एग्जाम में पूछने वाला है। क्लियर है? और उसी तरह से मैं अगर आपको पूछूं कि पादप वर्ग का उभयचर किसे बोला जाता है? पादप वर्ग का उभयचर किसे बोला जाता है? चलिए इसका भी आंसर कर देंगे। चलिए इसका भी आंसर कर देंगे कि पादप वर्ग का उभयचर किसे बोला जाता है। इतने अच्छी तो हैंडराइटिंग निकाल रहा हो, और कैसी हैंडराइटिंग निकालो बताओ। पादप वर्ग का उभयचर किसे बोला जाता है? बहुत बढ़िया, ये बोला जाता है ब्रायोफाइटा को। किसको बोला जाता है? ब्रायोफाइटा को बोला जाता है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है। ब्रायोफाइटा को उभयचर क्यों बोला जाता है? ये भी तो क्वेश्चन पूछा गया है ना। ब्रायोफाइटा को, ब्रायोफाइटा को पादप वर्ग का, पादप वर्ग का उभयचर क्यों बोला जाता है? क्यों बोला जाता है, कोई बता सकता है? उभयचर क्यों बोला जाता है? क्योंकि क्योंकि ये रहते हैं जमीन पर, रहते हैं जमीन पर। बराबर है, ये पहला स्टेटमेंट। और उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट ये रहेगा कि उनको, उनका अगर प्रजनन करना है, प्रजनन करना है तो प्रजनन के लिए उनको पानी की आवश्यकता होती है। किसकी? पानी की आवश्यकता होती है। और इसीलिए उनको क्या बोला जाता है जी? इसीलिए उनको पादप वर्ग का उभयचर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पादप वर्ग का उभयचर बोला जाता है। इसका मतलब, उभयचर का मतलब ये नहीं कि वो पानी और जमीन दोनों पे भी रहते हैं, जी नहीं। पादप माने कि जो प्लांट्स होते हैं वो इमोबाइल होते हैं, माने कि वो इधर से उधर घूम नहीं सकते, वो एक ही जगह पर होते हैं। वो या तो पानी में रहेंगे, नहीं तो जमीन पर रहेंगे। ये जमीन पर आने वाले पहले पौधे थे। ब्रायोफाइटा जो थे वो जमीन पर आने वाले पहले पौधे हैं। जमीन पर आने वाले, आने वाले पहले पादप थे। पर इनकी खासियत ये थी कि इनके अंदर संवहनी ऊतक नहीं थे। संवहनी ऊतक, संवहनी ऊतक जिसे हम क्या बोलते हैं? वैस्कुलर टिश्यू बोलते हैं जी। क्या बोलते हैं? वैस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। ये इनके अंदर नहीं थे, ये इनके अंदर नहीं थे। याद रहेगा, याद रहेगा। क्लियर है? हाँ चलिए बताए, आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा। चलिए बताइए जी। प्लांट वेसल्स आर अ पार्ट ऑफ विच टिश्यू सिस्टम? एकदम इजी है, एकदम इजी है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे जी, इसका आंसर क्या रहने वाला है? फास्ट। अभी अभी देखा जी हमने, इसको बोला जाता है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। चलिए इसका आंसर कर देंगे। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्लांट वेसल्स? जो पौधों के अंदर वाहिकाएं होते हैं, संवहनी ऊतक होते हैं, उनका मुख्य कार्य क्या होता है ना? मुख्य कार्य क्या होता है? चलिए सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे जल्दी जल्दी। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे इसी तरह से। बहुत बढ़िया जी। आंसर करेंगे, क्या करते हैं वो? पानी और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं? पानी और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एक बात मुझे बताइए, अगर मैं पादप कोशिका की बात करूंगा, मैं अगर
पादप कोशिका की बात करूंगा तो पादप कोशिका जो होती है उसके अंदर ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल होता है जो जो लगभग जो लगभग सबसे ज्यादा जगह जो है वो सेल के अंदर ले लेगा और ये जो है अपने अंदर स्टोरेज करता है, स्टोरेज का काम करता है। उसमें खाना आ गया, कुछ विशिष्ट पदार्थ आ गए, है ना, पानी आ गया, उनका स्टोरेज करता है। उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है वैक्यूल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वैक्यूल माने कि रिक्तिका बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिक्तिका बोला जाता है। और सभी लोग मुझे बताएंगे क्या ये रिक्तिका हमारी जंतु कोशिका में होती है? अगर मैं बात करूंगा जंतु कोशिका की, क्या जंतु कोशिका के अंदर रिक्तिका माने कि जिसे हम वैक्यूल बोलते हैं, ये रिक्तिका होती है कि नहीं होती है? होती है कि नहीं होती है? कितना लोग आंसर करेंगे यस और नो? होता है कि नहीं होता है? जी बिल्कुल सही बात बोले। किसी ने आंसर दिया है कि सर बहुत छोटी होती है, बहुत छोटा होता है। ये आपका सही उत्तर रहेगा, बहुत छोटा होता है। क्योंकि क्योंकि अगर हमें भूख लगी, है ना, अगर हमें भूख लगी तो हम होटल में जाएंगे, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया अपने औकात के हिसाब से खाएंगे, अपना पेट भरेंगे और वापस आकर गद्दी पर सो जाएंगे। पर अगर पेड़ों को भूख लगी तो वो भाई साहब कहां पर जाएंगे? ना ही उनके जाति में किसी ने होटल खोली है और ना ही उनके जाति में खाना परोसने वाला कोई है। इसका मतलब पेड़ों को खुद का खाने की खुद को ही क्या करना, अरेंजमेंट करना पड़ता है। और इसीलिए जब कभी भी सूर्य प्रकाश अच्छा हो, जिस टाइम पे पानी अच्छा हो, जिस टाइम पे उनको बहुत कुछ चीजें मिनरल्स अच्छे मिल रहे, उस टाइम पे वो बहुत सारा खाना बना लेते हैं। और खाना बनाने के उनके कोशिका के अंदर ये जो रिक्तिका होती है उसके अंदर स्टोर कर लेंगे और इसे साल भर इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह से वो जिंदा रहते हैं साल भर। पर अगर मान लीजिए अगर हमारे मानव शरीर के अंदर ऐसी कुछ रिक्तिका होती तो मानव भी भाई साहब महीने में एक ही बार खाता और महीना भर जिंदा रहता। कितना मजा आता है ना। जस्ट इमेजिन करो कि एक ही बार खाओ और महीना भर खाने का टेंशन नहीं, महीना भर खाने का टेंशन ही नहीं। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। चलिए बताए आगे क्यों बढ़ते। चलिए इसका आंसर करेंगे हम। कौन से चैप्टर के क्वेश्चन देख रहे तो मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ना, उस चैप्टर से पढ़े, 7वीं कक्षा में है चैप्टर वो एनसीईआरटी का। उससे सभी के सभी क्वेश्चन बनाकर आपको पढ़ा रहा हो। और आगे जैसे जैसे इंपोर्टेंट चैप्टर बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन की लेवल भी बढ़ती जाएंगी। बराबर है? बहुत बढ़िया। चलिए सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम? तो इसका आंसर रहेगा आपका नर्व्स। तंत्रिकाएं जो होती है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं होती है। तो सभी लोग आंसर कर देंगे ये कौन से सिस्टम का पार्ट होती है, कौन से सिस्टम का पार्ट होती है? चलिए, न्यूरल सिस्टम। कौन सी? न्यूरल सिस्टम, जिसे हम तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। माने कि हमारी न्यूरल सिस्टम जो होती है उससे बिलोंग करने वाली आपकी नर्व्स होती है। माने कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, डी रहेगा। एक बात मुझे बताइए, सभी लोग आंसर करेंगे, ये लंग्स मानी फेफड़े हमारी दो सिस्टम से बिलोंग करते हैं। पहली सिस्टम और दूसरी सिस्टम दोनों भी एक एक करके नाम बताएंगे। लंग्स हमारे दो सिस्टम से बिलोंग करते हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण कोई अगर सिस्टम होगी उस सिस्टम का नाम क्या है जी? वो है आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना, हमारी श्वसन प्रणाली। कौन सी प्रणाली? श्वसन प्रणाली। और दूसरी सिस्टम कौन सी है? यहीं पे नाम लिखा है। दूसरी कौन सी है आपकी? सर्कुलेटरी सिस्टम, माने कि परिसंचरण तंत्र। एक बात मुझे बताइए, अगर फेफड़े हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, सर्कुलेटरी सिस्टम का अगर पार्ट है, तो एक बात बताइए ये किस तरह से पार्ट हुआ? किस तरह से फेफड़ों को हमने बोल दिया कि ये परिसंचार तंत्र जो है उसका पार्ट है? क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि हृदय से निकलने वाली एक नस होती है जो लंग्स की तरफ लेके जाती है ब्लड को। उस नस का नाम बताएंगे। सभी लोग मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ऐसी कौन सी
आर्टरी, धमनी, सॉरी, धमनी होती है जो हमारे हृदय से जो अशुद्ध रक्त होता है, जो जिसे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, वो लंग्स की तरफ लेके जाता है। बहुत बढ़िया। वो होता है आपका फुफ्फुसीय धमनी। कौन सी होती है? फुफ्फुसीय धमनी जो होती है, ये एकमात्र धमनी है जो अशुद्ध रक्त को, ऑक्सीजन नहीं रहता उस ब्लड को लंग्स के पास लेके जाएगी। और लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मान कि जिसमें ऑक्सीजन हो, जिसे हम शुद्ध रक्त बोलते हैं, उस शुद्ध रक्त को फिर से हार्ट, मान कि हृदय तक लाने का काम कौन करता है जी? वो करती है आपकी फुफ्फुसीय नसें। कौन करती है? जो फुफ्फुसीय नसें होती है, ये काम करेंगे। ये आपको याद रखना है। ये क्लियर हो गया? तो ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा आपका हार्ट और ये रहा आपका लंग, जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम का ही एक पार्ट है। क्लियर है? ये आपके सीधे सीधे एनसीईआरटी में लिखा गया है। परिसंचरण तंत्र में हृदय, रक्त, रक्त वाहिकाएं और आपकी फुफ्फुस जो है वो भी उसमें कैरी करेंगे। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए बताएंगे, इसका आंसर करेंगे सभी लोग। What type of circulatory system is present in the human? यहाँ पे बोला कि मनुष्य में किस प्रकार की परिसंचरण प्रणाली प्रणाली होती है, प्रणाली पाई जाती है। ओपन होती है, क्लोज होती है, सिंगल होती है कि पल्मोनरी होती है? तो इसका आंसर रहेगा आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोला जाता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, माने कि बंद संचार प्रणाली रहेगा। सभी लोग मुझे बताएंगे कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो किन में पाया जाता है जी? ये जनरली जो कीट वर्ग होता है, जो कीट होते हैं, और उसी तरह से मोलुस्का नाम का जो ग्रुप होता है, मोलुस्का नाम का एक एनिमल किंगडम में फाइलम है, उसमें भी इनमें पाया जाता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। पर इस मोलुस्का ग्रुप में मैंने एक एक्सेप्शनल आपको बताया था, एक एक्सेप्शनल माने कि एक अलग सा जानवर जो शायद उसको फॉलो नहीं करता है। उसका एग्जाम्पल कोई बता सकता है क्या? पहला है आपका ऑक्टोपस, पहला है आपका ऑक्टोपस, और दूसरा आपको मैं बताया था स्क्विड। दूसरा कौन सा था? स्क्विड। ये दो जानवर ऐसे हैं जो मोलुस्का ग्रुप से बिलोंग करते हैं, पर इन दोनों में भी क्लोज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम माने कि बंद संचार प्रणाली होती है। कोई मुझे बता सकता है, कोई मुझे बता सकता है कि इन दोनों जानवरों में जो ब्लड होता है वो कौन से रंग का होता है? कोई मुझे बता सकता है कि इन दोनों जानवरों के अंदर जो ब्लड होता है वो कौन से रंग का होता है? वो होता है आपके ब्लू कलर का होता है। क्या होता है? ब्लू कलर, माने कि नीले रंग का होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें कॉपर के तत्व पाए जाते हैं। बराबर है? और उसी तरह से एक बहुत ही गहरी बात जो मैं शेयर करना चाहूंगा, किन किन लोगों को सुनना है वो थोड़ा सा सब्र रखकर सुनेंगे, क्योंकि ये बात जो है बहुत कम लोगों को पता है और शायद समझ में ना आए पहली बार में, पर आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए, ये हमारा हार्ट है ना? ये हमारा हार्ट है। इस हार्ट के होते हैं हमारे चार चेंबर। कितने चेंबर होते हैं? चार चेंबर होते हैं। तो यहां से निकलती हमारी पल्मोनरी आर्टरी। ये कौन सी है अपनी? पल्मोनरी आर्टरी है ना? ये पल्मोनरी आर्टरी है, जिसे हम पल्मोनरी आर्टरी या इसे हम बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी के नाम से जानते हैं। बराबर है? ये कौन सा रक्त लेके जा रही है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, माने कि अशुद्ध रक्त लेके जा रही है। बराबर है? ये कहां पे लेके जाएगी जी? लेके जाएगी आपके लंग्स की तरफ। मान लेते हैं ये आपके लंग्स है। ये क्या है? आपके लंग्स माने कि फेफड़े है ना? ये फेफड़े हैं। उसके बाद उसके बाद क्या होता है कि ये फेफड़ों के पास गई और फेफड़ों से फिर ये रक्त शुद्ध बनकर जो है फिर से वापस आ जाएंगे। ये क्या आ जाएंगे? फिर से वापस आ जाएंगे। इस तरह से वापस आ गए। एक बात मुझे बताइए, एक बात मुझे बताइए, ये रक्त कौन सा रहेगा और कौन कैरी कर रहा है? ये कर रही है आपकी फुफ्फुसीय नसें। ये कौन होती है? आपकी फुफ्फुसीय नसें, जिसे हम पल्मोनरी वेन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पल्मोनरी वेन के नाम से जानते हैं। और सभी लोग एक बार जरूर आंसर करेंगे, सभी लोग मुझे बताएंगे कि
हमारे हृदय से कितने बार ब्लड बाहर गया और अंदर आया? कितने बार बाहर गया अंदर आया? ये तो पहली बार हो गया। उसके बाद यहां से जो हमारी वेना सॉरी एओर्टा निकलती है, वो फिर से पूरे शरीर में ब्लड लेके जाएगी, बराबर है, ब्लड लेके जाएगी और फिर से इसमें ब्लड वापस आ जाएगा, बराबर है, ये हमने पढ़ा है। अब एक बात मुझे बताइए, हमारे ब्लड से, हमारे हार्ट से माने कि हृदय से कितने बार ब्लड बाहर गया और अंदर आया? 2 बार। कितने बार? 2 बार। पहली बार तो आपको समझ में आ गया कि यहां से निकला, फेफड़ों तक गया, शुद्ध रक्त बनकर फिर से वापस आया, फिर से ये शुद्ध रक्त जो होता है पूरे शरीर में फैलाने का काम करे। माने कि हमारे शरीर में जो सर्कुलेशन होता है उसे डबल सर्कुलेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डबल, DOU, डबल सर्कुलेशन बोला जाता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। क्या बोला जाता है? डबल सर्कुलेशन बोला जाता है, ड्यूअल सर्कुलेशन बोला जाता है। आपको जो नाम देना है दे सकते हो, पर इतना याद रखो कि 2 बार हमारे हार्ट के अंदर ब्लड आता है और उसे शरीर तक पहुंचाया जाता है। ये क्लियर हो गया सभी को? ये क्लियर। एक ऐसा जानवर भी है, जैसे SSC में पूछा गया है, ऐसा ऐसा जानवर है जिसके शरीर में अशुद्ध रक्त जो है, अशुद्ध रक्त जो है, अशुद्ध रक्त जो है वो फैला होता है, अशुद्ध रक्त को ही पंप किया जाता है। ऐसा कोई जानवर है, उसका SSC में पूछा गया है। ऐसा कौन सा जानवर है कि जिसके शरीर में अशुद्ध रक्त ही फैलते रहता है? उसमें शुद्ध रक्त भी, अगर उसने ऑक्सीजन भी ले लिया तो वो भी पूरा का पूरा डिजोल्व हो जाता है और वो जो है अशुद्ध बनकर ही पूरे शरीर में फैलते रहता है। उसका नाम क्या है जी? उसका नाम है आपका शार्क मछली, जो होती है ना, शार्क मछली। शार्क मछली के अंदर ऐसा होता है। SSC में पूछा गया क्वेश्चन है, शार्क मछली के अंदर होता है। जी बिल्कुल, अनुराग जी ने सही उत्तर दिया है। ठीक है, इसका उत्तर SSC के बुक में शार्क दिया है। क्या दिया है? शार्क मछली दिया है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए बताएंगे इसका उत्तर क्या रहने वाला है। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, लाइक शेयर करते रहेंगे और सब्सक्राइब भी करते रहेंगे। और आप सभी को बता दूं कि टीचिंग परीक्षा में अभी फिलहाल टेस्ट महोत्सव चल रहा है। क्या चल रहा है जी? टेस्ट महोत्सव चल रहा है। इस टेस्ट महोत्सव में कितना लोग अभी तक हिस्सा लिए हो? इस टेस्ट महोत्सव में कितने लोगों ने हिस्सा लिया है? टेस्ट महोत्सव की अगर मैं बात करूंगा तो ये 25 तारीख से लेकर 31 तारीख, माने कि ये 7 दिन चलने वाला है। कितने दिन चलेगा? 7 दिन चलेगा। जहां पर आपकी डेली लगभग 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक जो है आपका पेपर होता है 30 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 30 मार्क्स का। और इस 30 मार्क्स के पेपर में हर दिन टॉपर को चुना जाएगा, हर दिन टॉपर को चुना जाएगा। और जो टॉपर लगातार 3 बार टॉप कर जाएगा उसे 3001 का बख्शिश भी मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? 3001 रुपीज का बख्शिश मिलेगा। और उसी तरह से आपकी एक फाइनल टेस्ट रहेगी जो 31 दिसंबर और 1 जनवरी को उसका रिजल्ट रहेगा। ठीक है, सॉरी 31 को नहीं, 1 जनवरी को उसका एक बड़ी टेस्ट रहेगी जहां पर ये टॉपर और साथ में जो टॉप नहीं कर पाए, ठीक है, उनको भी शामिल किया जाएगा। और उसमें भी जो टॉप कर जाएगा उसके लिए स्पेशल गिफ्ट भी मिलने वाला है। माने कि नए साल की शुरुआत आपके सक्सेस के साथ और साथ में जो गिफ्ट है उसके साथ हो जाएगी। तो कौन कौन लोग इसमें हिस्सा ले चुके हैं अभी तक, और उसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ही ये क्लास खत्म हो जाता है इसके नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2025 करके एक फॉर्म मिलेगा, है ना, 2025 करके आपको एक फॉर्म मिलेगा, उसे फिलअप कर देना है। जो बच्चा वो फॉर्म फिलअप करेगा बस उसी को ही टेस्ट मिलने वाली है, क्योंकि ये टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें आपको कुछ भी 1 रुपया खर्च नहीं करने वाले हैं, करना पड़ेगा। और जो फॉर्म भर देगा उसी को जो है वो ऐप में हम डाल देंगे। माने कि आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है और जो बच्चा फॉर्म करेगा उसको हम ऐप में वो लॉगिन दे देंगे और वो बच्चा जो है वो टेस्ट दे पाएगा। क्लियर है जी? देखिए वहां पे कंटेंट में ही आपको टेस्ट दिया गया है, अलग से फोल्डर बनाया गया है। ठीक है, क्लियर है? टेस्ट का क्वेश्चन हार्ड है तो इजी लग रहा है क्या आपको? है ना, उतने बच्चों में पहला नंबर आना मतलब कोई इजी है? हलवा समझ के रखे हो क्या भाई साहब? चलिए बताइए, इसका आंसर करेंगे। टेस्ट का क्वेश्चन हार्ड होता है।
टेस्ट। सभी लोग पहले फॉर्म भर देंगे, ठीक है। फॉर्म भरने के बाद जो है ऐप डाउनलोड कर लेंगे, ऐप में ही आपको मिल जाएगा। और आप सभी के चैट बॉक्स में जो है एक वीडियो भी डाउनलोड डाल दिया जाएगा, जहां पे मिल जाएगा कि आपको टेस्ट कैसे देना है। क्लियर है? क्लियर है? हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए आंसर करेंगे इसका। विच चेंबर ऑफ द हार्ट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। चलिए सभी लोग फिर से अपने दिल को याद करेंगे, है ना। ये वाला चेंबर, इसका नाम क्या है? मैंने आपको बोला था कि ऊपर वाला चेंबर जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं जी? इसे बोलते हैं हम एट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एट्रियम, माने कि अलिंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलिंद बोलते हैं। और जो नीचे वाला पोर्शन होता है, नीचे वाला भाग होता है, इसे हम वेंट्रिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल बोलते हैं, बराबर है, माने कि निलय बोलते हैं। अब एक बात मुझे बताएंगे कि ये वाला साइड इसकी लेफ्ट साइड रहेगी और ये वाली साइड आपकी राइट साइड रहेगी, तो कौन सा पार्ट रहेगा? वो ये वाला पार्ट। तो कौन सा पार्ट है ये लेफ्ट साइड में आया हुआ वेंट्रिकल है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल। कौन सा रहेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल, माने कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यही हमने पढ़े हैं, बराबर है। चलिए इसका भी आंसर कर देंगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है पर चैलेंज है आप सभी के लिए, ठीक है। एक चैलेंज है आप सभी के लिए कि जो जो एक्सेप्ट करेगा चैलेंज वो इसका आंसर करेगा। चलिए बताइए कितना टुकड़ा है? टुकड़ा नहीं जी, उसे चेंबर बोलते हैं जी। कितने टुकड़े नहीं होते दिल के। जिसको टेस्ट जो टेस्ट नहीं मिल रहा है, प्लीज हमारे जो टेक्निकल टीम है उसको कॉल कीजिए, वो आपकी मदद कर देंगे, ठीक है। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? फास्ट सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ट्रांसपिरेशन इन द प्लांट। देखिए इट ऑकर्स टू स्टोमेटो, एकदम सही रहेगा। रंध्र से उनका होता है, बिल्कुल सही बात है। इट हेल्प्स इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर, ये भी सही है। मैंने आपको बोला रूट प्रेशर थियरी, है ना, अभी अभी बताया। प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर जो रूट प्रेशर थियरी, उसमें ट्रांसपिरेशन पढ़ना पड़ता है। ट्रांसपिरेशन रेट जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा पानी का अवशोषण होता है। इट एड ऑक्सीजन टू द इन्वायरमेंट, ये भी आपका सही रहेगा, ये भी आपका सही रहेगा, बराबर है। माने कि ऑप्शन क्या रहेगा आपका? ए बी सी। क्या रहेगा? ए बी सी। ऑप्शन नंबर बी आएगा जी, ऑप्शन नंबर बी आएगा। बहुत बढ़िया, और सभी ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया से आंसर किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, और सभी लोग जो है इसका क्वेश्चन जो है ये होमवर्क समझेंगे और इसे जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर देंगे। इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर देंगे और अच्छे से लिखेंगे। और उसी तरह से आपको टेस्ट भी देना है, ये आपको याद रखना है। और साथ में इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दोगे। और कल फिर से मिलेंगे इसी समय के ऊपर 5 बजे, ठीक है। डेली अपना सेशन चलता है, ये एनसीईआरटी वाला सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड टेक केयर।